नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मोहल्ला में। साथियों, इस वीडियो में हम SRPF कांस्टेबल 2025 की जीके प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रैक्टिस 1 को डिस्कस किया था, आपका अच्छा रिस्पांस आया, इसलिए हमने प्रैक्टिस सेट 2 को भी लिया हुआ है। हमने सभी करंट अफेयर, लेटेस्ट करंट अफेयर को इंक्लूड किया हुआ है। बाकी जीके के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको जो है अच्छे से कवर किया हुआ है। वीडियो में अब लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके लास्ट में जरूर बताइएगा इन 50 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इब्न बतूता निम्न में से किस सल्तनत के शासक काल में भारत में आया था? ठीक है ना, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, आपको बता दें। और यह किस सल्तनत शासक के जो है शासन काल में भारत में आया था? तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में यह 1333 ईस्वी में जो है भारत आया था। ठीक है, 1333 ईस्वी में आया था। ठीक है ना, काफ़ी विद्वान आदमी था, इसलिए इसकी विद्वता के कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया था? इब्न बतूता को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, जनवरी 2025 में किस राज्य के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? ठीक है ना, जीआई टैग यानी कि जीआई जियोग्राफिकल आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी, ठीक है ना, दिया जाता है। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल को जीआई टैग मिला? तो ध्यान रखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वर्जिन नारियल को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जनवरी 2025 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई से 20 नई शाखाएं खोलने को मंजूरी मिली है? ठीक है, किस नए बैंक को आरबीआई ने 20 अपनी नई ब्रांचेस खोलने के लिए मंजूरी दी है? तो ध्यान रखिएगा, एचएसबीसी इंडिया। ठीक है ना, एचएसबीसी इंडिया बैंक है जिसको आरबीआई ने 20 नई शाखाएं खोलने को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किस देश की पुरुष टीम ने खो खो का पहला विश्व कप जीता है? ठीक है ना, भारत जो है इस पहले विश्व कप को जो है खो खो के पहला विश्व कप हुआ है, या इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? भारत देश में किया गया था ना। ठीक है, अपने भारत में किया गया था और भारत ने ही यह पहला विश्व कप जीता है। ठीक है, तो खो खो का विश्व कप पहला किसने जीता है? भारत ने जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाएगा डेफिनेटली। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लैक पर्ल किस प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम है? ठीक है ना, ब्लैक पर्ल के नाम से किस प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी को जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ब्राजील के फुटबॉलर थे पेले। ठीक है ना, इनको ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है, उपनाम से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? ठीक है ना, प्रकाश वर्ष की बात करें तो यह खगोलीय दूरी को मापता है। ठीक है, खगोलीय दूरी को मापता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यतः दो तारों या फिर गैलेक्सी जैसी अन्य वस्तुओं के बीच की दूरी को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, और आर्टिकल 43 में इस बात को बताया गया है कि राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है। ठीक है, अनुच्छेद 43। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि कितनी हुई है? ठीक है ना, आखिरी जनगणना जो है 2011 में हुई थी। तो प्रश्न पूछा जा रहा है 2001 से लेकर 11 तक में जनसंख्या में जो वृद्धि है उसकी एवरेज वृद्धि कितनी हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, 17.64%। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 17.64%। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर की बात करें दोस्तों तो प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? ध्यान रखिएगा, सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। ठीक है ना, जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति नहीं होती है तब यह सदन की कार्यवाही को देखता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद जब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है बनाए जाते हैं उसके बाद यह अपने पद से हटाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और यह सबसे वरिष्ठ जो है सदस्य होता है संसद का, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्षा को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है ना, वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखिएगा, इजी प्रश्न है, रेन गेज का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? रेन गेज का किया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कई बार प्रश्न यह पूछा गया है, मल्टीपल टाइम, ध्यान रखिएगा, डबल स्टार लगा लीजिएगा। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ध्यान रखिएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है ना। जैसे वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं, तो वह जीएसटी परिषद की अध्यक्ष हैं, ठीक है। बात करें जीएसटी परिषद की, तो जीएसटी की तो ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, ठीक है, जीएसटी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है ना। पहले वोटिंग की जो एज हुआ करती थी वह 21 वर्ष थी, लेकिन अब 18 वर्ष है, ठीक है। तो इसे किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 61वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था, ठीक है, 1989 में किया गया था। और अनुच्छेद 326 में संशोधन करके जो है 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी मतदान की, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था, तो आर्टिकल 326 में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था, ठीक है ना। प्रस्तावना की बात करें तो ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना संविधान का परिचय अथवा भूमिका को कहा जाता है, ठीक है ना। संविधान के परिचय या भूमिका को हम प्रस्तावना कह सकते हैं। तो इसे राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? ध्यान रखिएगा के.एम. मुंशी ने किया था, ठीक है ना। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। सभी हमने सेलेक्टेड प्रश्न लिए हुए हैं दोस्तों, के.एम. मुंशी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है, ठीक है ना। स्पोर्ट्स से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। सुब्रतो कप का संबंध बात करें किस खेल से है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फुटबॉल से है, ठीक है ना। सुब्रतो कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से सोशल नेटवर्किंग कंपनियों में से कौन व्हाट्सएप का मालिक है, ठीक है ना। व्हाट्सएप का अधिग्रहण किसने कर लिया है? तो ध्यान रखिएगा व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी, प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा 2009 में हुई थी, ठीक है ना। व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। और 2014 में फेसबुक ने इसका अधिग्रहण कर लिया था, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फेसबुक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व में जूट उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, ठीक है। जूट उत्पादन में जो है पूरे वर्ल्ड में भारत का स्थान क्या है? तो ध्यान रखिएगा जूट उत्पादन के मामले में भारत पहले स्थान पर है, ठीक है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न से पूछे कि भारत में जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। भारत में सबसे अग्रणी पश्चिम बंगाल है, पूरे वर्ल्ड में भारत है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को छोड़कर भारत निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त को छोड़कर और कितने सदस्य होते हैं? तो ध्यान रखिएगा 2 और सदस्य होते हैं, ठीक है। यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मिला ले तो टोटल 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 324 के तहत, ठीक है ना, अनुच्छेद 324 के तहत जो है एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, ठीक है। टोटल 3 होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार। बात करें मार्ले मिंटो, तो ध्यान रखिएगा मार्ले जो थे अब जो है ब्रिटेन में भारत के सचिव थे, भारत के राज्य सचिव थे, और मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे, ठीक है ना। इसलिए जो है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सुएज नहर किन 2 जल निकायों को जोड़ती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सुएज नहर की बात करें तो यह मिस्र से होकर गुजरती है, ठीक है ना। मिस्र में स्थित है, 120 मील की कृत्रिम जो है जलमार्ग है, ठीक है ना। 120 मील का यह कृत्रिम जलमार्ग है और यह ध्यान रखिएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, ठीक है ना। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर में HTML का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। कंप्यूटर की बात करें HTML का पूर्ण रूप पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है ना। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है HTML का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पहली बार किस वर्ष लाया गया था, ठीक है ना। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की बात करें तो जमींदारी प्रथा ब्रिटिशरों के द्वारा जो है शुरू की गई थी। भारत में इसका उन्मूलन किस वर्ष किया गया था, यह अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो 1950 में लाया गया था, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 1950 में लाया गया था जमींदारी उन्मूलन अधिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 के विद्रोह के समय? ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, पार्ट 3 को कहा जाता है। ठीक है ना, पार्ट 3 में बात करें तो हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डबरन किस देश में स्थित एक प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियम है? ठीक है ना, क्रिकेट स्टेडियम डबरन किस देश में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। डबरन कहाँ पे स्थित है? साउथ अफ्रीका में स्थित है। ठीक है ना, बात करें भारत में कुछ प्रसिद्ध स्टेडियम की, ध्यान रखिएगा, ईडन गार्डन कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में स्थित है। ठीक है, वानखेड़े की बात करो तो मुंबई में स्थित है। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करें तो अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, कुछ पॉपुलर स्टेडियम है, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, पर्थ की बात करें तो कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बुआई के मौसम की शुरुआत में घोषित फसलों के मूल्य को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है कई बार, ध्यान रखिएगा। बुआई के मौसम की शुरुआत में फसलों का मूल्य जो सरकार निर्धारित करती है उसको क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है, यानी कि एमएसपी कहा जाता है। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस त्योहार को बसंत त्योहार के भी नाम से जाना जाता है? ठीक है ना, किस त्योहार को बसंत त्योहार के भी नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, होली को जाना जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, होली, क्योंकि होली जो है बसंत ऋतु में पड़ती है, इसलिए इसे बसंत का त्योहार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पानीपत का दूसरा युद्ध जो कि 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 1556 ईस्वी में हुआ था, किनके बीच हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, मुगल सम्राट अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। बात करें पानीपत का पहला युद्ध तो ध्यान रखिएगा 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है ना, साथ ही साथ इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर किसने महात्मा गांधी को पत्र लिखा था और कहा था यह निष्ठुर बर्बादी है? ठीक है, कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाया जा रहा था। ठीक है ना, और महात्मा गांधी ने स्वदेशी अपनाने को बोला। ठीक है, तो इस पर महात्मा गांधी को जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पत्र लिखा था और लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। ठीक है, प्रश्न पूछा गया था यह एग्जाम में, इसलिए हमने इसको लिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना, पहले मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है ना, बदरुद्दीन तैयब जी थे, पहले कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष थे। इन्होंने 1887 में जो है कांग्रेस की अध्यक्षता, प्रेसिडेंसी संभाली थी। ठीक है, बात करें कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में हुई थी। ठीक है ना, यानी कि तीसरे सत्र में जो है इन्हें बनाया गया था, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, विलेज राइस नामक प्रजाति का चावल निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उगाया जाता है? कि क्या कौन सी प्रजाति है चावल की? ध्यान रखिएगा, विलेज राइस है। ठीक है, इसकी बात करें कहाँ पे उगाई जाती है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में उगाई जाती है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं, पहली बार कृषि जनगणना किस वर्ष कराई गई थी? डबल स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, जनगणना पहली बार कब हुई थी? 1872 में, सबको पता है, लेकिन कृषि जनगणना सबसे पहली बार कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, 1970 में हुई थी। ठीक है, 1970 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्राचीन कछार मिट्टी, जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, पुरानी कछारी मिट्टी को दोस्तों जाना जाता है बांगर के नाम से। ठीक है ना, नई कछारी मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है, पुरानी कछारी मिट्टी जो होती है प्राचीन, उसको बांगर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, कौन सा मुस्लिम शासक था जिसके सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का चित्रण देखने को मिलता था? ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर। ठीक है ना, मोहम्मद गोरी के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता था। अगला प्रश्न देखते हैं, खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? ठीक है, खुदाई खिदमतगार संगठन की बात करें, इसके फाउंडर कौन थे? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है ना, इन्हें सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता था। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था, या खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं,
पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? तो ध्यान रखिएगा, जल से निकलती है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो कितना था भारत का अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? तो ध्यान रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात था वो 943 था। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 943। अगला प्रश्न देखते हैं, मोटर गाड़ी के चालक के सामने का दर्पण कौन सा होता है? ठीक है ना, मोटर गाड़ी के जो चालक होते हैं उनके सामने का जो शीशा लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है ना, यह इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये बड़े क्षेत्र को छोटा करके दिखाता है। ठीक है ना, बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब छोटा करके दिखाता है। ठीक है, और काफ़ी बड़ा क्षेत्र इसमें कवर भी हो जाता है, इसलिए इसे लगाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा दर्पण लगाया जाता है? उत्तल दर्पण लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, परशुराम कुंड मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ठीक है, परशुराम कुंड मेला की बात करें कहाँ पे लगाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, असम में लगाया जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक है सूरज कुंड मेला। ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न खूब पूछा जाता है कि सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? सूरज कुंड मेले का आयोजन दोस्तों हरियाणा में किया जाता है। ठीक है, हरियाणा में, लेकिन परशुराम कुंड का कहाँ किया जाता है? आसाम में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? ठीक है, हमारा भोजन जो होता है वो हमारी बॉडी में मैक्सिमम कहाँ पे पचाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, छोटी आंत में पचता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने का अधिकार है? ठीक है ना, राष्ट्रपति जो है देश में आपातकाल लगा सकता है। ठीक है ना, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, यह तीनों अनुच्छेद जो है आपातकाल से संबंधित है, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है राष्ट्रपति। ठीक है, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को लगाता है। ठीक है, जो कि राज्यों में लगाया जाता है, जैसे वर्तमान में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन चल रहा है। तो ठीक है, यह 356 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा लगाया गया है। 360 की बात करें दोस्तों तो इसके द्वारा वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, जो कि एक बार भी भारत में नहीं लगी है। ठीक है, तो यह तीनों अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? ठीक है ना, असहयोग आंदोलन की बात करें महात्मा गांधी ने कब शुरू किया था? ध्यान रखिएगा, 1920 में किया था। ठीक है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, उसके एक वर्ष बाद 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जिसे फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जाना जाता है, या किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? ठीक है ना, मूल संविधान में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज जो है मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है ना, 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत अनुच्छेद 51 क में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? ठीक है ना, दीन ए इलाही कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना अकबर ने की थी। ठीक है ना, अकबर ने की थी, और कब की थी यह भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा 1582 ईस्वी में की थी। ठीक है ना, 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? ठीक है, हमने बताया था 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और तभी जो है मुंबई में, ठीक है ना, मुंबई में गुरु तेजपाल सिंह संस्कृत विद्यालय था, वहाँ पे जो है इसका पहला अधिवेशन किया जाता है। ठीक है, तो मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़े बांध की बात करें भारत का तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में पड़ता है और भागीरथी की नदी के किनारे है। ठीक है ना, भागीरथी नदी पे बनाया गया है टिहरी बांध, ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार है? हमने अब इमरजेंसी से संबंधित जब आर्टिकल बताए हैं तो उसमें बताया है कि वित्तीय आपातकाल जो है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। आप कमेंट करके इसका आंसर हमें बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इजी प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है ना, यह भारत के प्रथम
उपराष्ट्रपति भी थे और जो है प्रथम भारत रत्न इन्हें ही मिला था, ठीक है ना। 3 लोगों को मिला था हालांकि, सी राजगोपालचारी, सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन तीनों लोगों को 1954 में पहली बार भारत रत्न दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, ठीक है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया दोस्तों आर्टिकल 32 में, ठीक है। यह एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 32 को जो है भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। बाबा साहब ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा था, अनुच्छेद 32 को कहा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आखिरी प्रश्न है, तिनसुकिया तेल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तिनसुकिया तेल रिफाइनरी की बात करें किस राज्य में है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, असम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स यह 50 क्वेश्चन थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।